नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शाम 7 बजे के कार्यक्रम मुद्दे की बात में, जहां बातचीत होती है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। और राजनीति में इस वक्त चर्चा सोशल मीडिया पर है। और सोशल मीडिया पर चर्चा किसकी है? चर्चा है आकाश आनंद, जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मायावती के भतीजे हैं। उन्होंने एक यात्रा भी शुरू की है राजस्थान में, जिसको लेकर काफी चर्चा है। और चर्चा है उनके एक बयान की। उन्होंने बयान दिया, उनसे दरअसल तक समूह ने, यानी कि यूपी तक ने भोपाल में एक रैली में पूछा कि चंद्रशेखर आजाद यानी भीम आर्मी चीफ क्या आपको कोई नुकसान कर रहे हैं या कोई चुनौती है? तो उन्होंने तो पहले 3 बार ये पूछा कि कौन कौन और कौन, जैसे उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा ये छोटे मोटे लोग, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। और इसको लेकर एक चर्चा छिड़ी। उसके बाद यूपी तक ने इस पर चंद्रशेखर आजाद यानी कि भीम आर्मी के जो मुखिया हैं, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी सवाल लिया। तो उन्होंने एक तरीके से कहा कि जो व्यक्ति अपनी बुआ की पहचान वाली सियासत करता हो, उसका ऐसा कहना बहुत गलत है। ये पूरी बयानबाजी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा पे है। लोग पूछ रहे हैं कि अगला नेता कौन होगा, कौन दलित समुदाय की जो पॉलिटिक्स है, जिसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खासकर जाटव समुदाय की, और जिसका प्रतिनिधित्व अभी फिलहाल यूपी में मायावती के हाथों में है। वो तय करती हैं कि वो 7%, 8%, 10%, अभी फिलहाल 13% उनके पास है, वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये भविष्य में भी ऐसा होगा, अगले चुनाव में भी ऐसा होगा? इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस चर्चा की हम शुरुआत करें। हम आपको बताएं कि हमारे साथ कौन कौन बातचीत करने के लिए जुड़ा हुआ है। उससे पहले आप वो दोनों बयान सुनिए जो बात आकाश आनंद ने कही और चंद्रशेखर आजाद ने कही। चंद्रशेखर रामन भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन भीम आर्मी? कौन कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज। लोग ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जिनकी खुद की राजनीति किसी की दया पे हो, जिनकी खुद की पहचान उनकी बुआ जी की वजह से हो, वो व्यक्ति जो जिस दल को मान्यवर काशीराम साहब ने अपने संघर्ष से, और उस दल से पहले बाबा साहब अम्बेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, जितने भी महापुरुष रहे हैं, फूले जी रहे हों, साहू जी रहे हों, जिन्होंने इस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अगर आज उनके नेताओं के मुंह से इस तरह के सब सुनाई देते हैं तो मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि वो मूवमेंट पथभ्रष्ट हो गई। तो आपने सुना किस तरीके से एक आरोप प्रत्यारोप, या कहिए कि एक तरीके से दोनों नेता आपने सामने आए, और इसको एक और टैक्टिक्स मानी जा रही है। इसको माना यह जा रहा है कि मायावती ने आकाश आनंद को सामने करके लड़ाई चंद्रशेखर आजाद वर्सेस मायावती से हटाकर आकाश आनंद वर्सेस मायावती कर दिया है। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन किसके साथ बातचीत करेंगे? हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं लखनऊ से सैयद कासिम जी, जो दलित राजनीति को समझते हैं, खासकर बसपा में क्या चलता है इस पर उनकी पूरी नजर होती है। सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आस मोहम्मद जी। आस मोहम्मद जी को आप जानते हैं, वो दलित, मुस्लिम, इन सारे तमाम मुद्दों पर लगातार बातचीत करते रहते हैं, और यूपी तक पर आपने उन्हें देखा भी होगा। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में कुमार अभिषेक जी, जो लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक जी जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं, संपादक हैं। आप उनसे भी सुनेंगे कि आखिर चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में कौन भारी पड़ने वाला है। साथ ही साथ रोज की तरह अमीश राय जी, जो यूपी तक.in को हेड करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलूंगा मैं कासिम जी के पास। कासिम जी, सोशल मीडिया पर एक लंबी चर्चा है और आपके भी ट्वीट गाहे बगाहे उसमें दिखते रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है, इस पे आप किसको आगे देख रहे हैं? ये तो मैं भाई कई बार, 1-2 बार नहीं, दर्जनों बार ये बात कह चुका हूं कि मैं चंद्रशेखर को न मायावती के मुकाबले में कभी मैंने स्वीकार किया है, न मैं आकाश आनंद के मुकाबले में स्वीकार करता हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि आकाश आनंद, अगर खाली आकाश आनंद हो तो उनके मुकाबले में चंद्रशेखर बहुत आगे हैं। लेकिन आकाश आनंद मायावती के भतीजे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, बसपा के नीला झंडा हाथी निशान वाले, पार्टी का उनके पास संगठन भी है, भविष्य भी है। तो ऐसे में वो चंद्रशेखर का एक झंडा जो होता है, वो आनंद का एक झंडा चंद्रशेखर की पूरी मेहनत पे भारी पड़ जाता है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं। मैं पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि आज तक लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि चंद्रशेखर रामन आकाश आनंद या बीएसपी के लिए कभी खतरा नहीं बन पाएंगे। मीडिया में खतरा हो सकते हैं वो,
मैदान में खतरा हो सकते हैं, युवाओं को लेके प्रदर्शन धरना इसमें खतरा हो सकते हैं, लेकिन जब भी वोट की बात आती है, आजाद समाज भीम आर्मी चंद्रशेखर पे भारी आकाश आनंद पे भारी पड़ सकती है, लेकिन आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की जो है वो अगर आप कहिए कि आनंद पे भारी पड़ जाएगी, आकाश पे भारी पड़ जाएगी, मुझे इस पे हमेशा से संदेह रहा है, आज भी मुझे इस पे संदेह है। और यही बात मैं हमेशा कहता भी रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ, और इस बात को हमेशा मैं कहता हूँ। आसमान भाई और हम लोग इससे पहले भी चर्चा में थे, और तब आकाश आनंद ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, तब भी हमने ये बात कही थी। हाँ, ये जरूर है कि आकाश आनंद को जो शब्दावली का चयन जो है उसमें वो चूके हैं, और वो चूके हैं उसका उन्होंने, मैं उसी दिन मैंने ये बात कही थी कि आज आकाश आनंद ने जो छोटे लोग कहा है कि हम नहीं जानते इन्हें, पलट के आप बयान आएगा रावण का कि भाई हम तो छोटे लोग ही हैं, वो तो महलों वाले लोग हैं, और वही कहा उन्होंने। तो ये इस मामले में तो वो चूके हैं, शब्दों का चयन का हुआ, गलत हुआ, लेकिन ये सारी चीजें बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं होती हैं, और बहुत जल्दी इस चीज को लोग भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा था कि बुआ का भतीजा आ रहा है राजस्थान, चलो काला झंडा दिखाएं, जवान, इस तरह से भीम आर्मी के लोग ट्वीट कर रहे थे। तो आकाश आनंद तो वहां है धौलपुर में, कोई झंडा दिखाने नहीं आया वहां। तो सोशल मीडिया एक, मैं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है भ्रम की दुनिया है, इसको सत्यता से बहुत दूर होती है ये दुनिया। भाई मेरा यही मानना है। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही कासिम जी। जी मैं आपके पास आता हूं, फिर हम लोग आस मोहम्मद जी के पास चलेंगे सवाल लेकर। हम लोग की जो चर्चा की आज का जो मेन थीम ये है कि जब उत्तर प्रदेश की सियासत की हम बात कर रहे हैं तो आकाश आनंद एक तरफ मायावती की राजनीति या दलित राजनीति उसको लीड करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो एक कोलिशन का हिस्सा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन वो जयंत और अखिलेश के साथ होने की बात उनकी लगातार होती रही है, और वेस्टर्न यूपी में खास तौर से भीम आर्मी सक्रिय है। जिस बयान को कासिम जी भी मान रहे हैं कि आकाश आनंद से हल्की बात कह दी गई, होता है ना कि आपके मन में अगर ये बात हो तो ठीक है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अगर आप किसी को छोटा आदमी कह दीजिए तो लोग सवाल तो उठाते ही हैं कि प्रकृति ने सबको बराबर बनाकर पैदा किया है, तो कोई बड़ा छोटा कैसे हो सकता है। ये तो एक अलहदा बात हो गई। लेकिन अगर हम दलित सियासत की बात करें तो आपका ये पहली प्रतिक्रिया मैं यही लेना चाहूँगा कि इसको सीधे 2024 के चुनाव से जोड़ते हैं। एक तरफ आकाश आनंद है जो अभी राजस्थान के सियासत में एंट्री उन्होंने किया है, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सक्रियता फिर दिखाएंगे राजस्थान चुनाव के बाद संभवतः, और एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो देश भर की सियासत तो कर ही रहे हैं, यूपी सेंट्रिक होकर भी काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दलित वोटर्स को, खास करके यूथ को, सोशल मीडिया पर इम्पैक्ट की बात कर लें या मोबिलाइजेशन की बात करें, तो इन दोनों युवाओं नेताओं में कौन सबसे ज़्यादा मारक, तीखा, कारगर, सियासी रूप से मजबूत नजर आता है? कुमार रफीक जी आप शायद म्यूट पर हैं। बिल्कुल नहीं जी देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि युवाओं में एक क्रेज जो है वो चंद्रशेखर रावण का बन चुका है, और वेस्ट में तो खास करके है। और वो जो क्रेज है वो क्रेज मुझे उत्तर प्रदेश का जो दलित यूथ है उसमें दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर ने पिछले कुछ सालों में जो मेहनत की है वो अब धीरे धीरे रंग लाने लगा है। ये अलग बात है कि अभी सियासी तौर पर या चुनावी तौर पर उनको कितना फायदा होगा या कितना फायदा हो सकता है, ये आज कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि चंद्रशेखर ने एक बड़ी पहचान बनाई है दलित पॉलिटिक्स में, और खास करके दलित युवाओं के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद की एंट्री लेट हो चुकी है, एंट्री लेट हो गई है। और जब एक तरीके से चंद्रशेखर रावण ने अपनी पकड़ बना ली युवाओं पर, बना ली कहने का मतलब ठीक ठाक उनका एक प्रभाव बन गया है, तब एंट्री हुई है आकाश आनंद। देखिए, आकाश आनंद और अगर हम इंडिविजुअली दोनों को देखें कि आकाश आनंद को और चंद्रशेखर रावण को, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखेंगे तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी है। लेकिन आकाश आनंद के साथ जो संगठन है, आकाश आनंद के साथ जो
जो पार्टी है आज जो नहीं है चंद्रशेखर आजाद रावण की, कह सकते हैं कि बीजेपी से अगर आप तुलना करें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी होती है जिसको कंधे पे बिठा लेती है, वो नेता बन जाता है। और आप इसको बसपा से जोड़ के देखें कि अगर बीएसपी ने आकाश आनंद को अपने कंधे पर बिठा लिया कि हमारा यही नेता होगा, हमारी यही विरासत होगी और हमारा यूथ नेता और आगे का नेता यही होगा, तो उनका उनको बगैर मेहनत के वो एक बड़े फलक पर आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस मेहनत के साथ चंद्रशेखर रावण ने इतने आंदोलनों के बाद अपनी पहचान बनाई है, उस पहचान को आप नकार नहीं सकते। एक दो इंडिविजुअल के तौर पर आज अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रावण की पहचान बड़ी है, लेकिन अगर जब पार्टी से तुलना करेंगे तो फिर हर हाल में आकाश आनंद भारी पड़े। और मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद को लॉन्च करने के पहले उनकी जो ये यात्राएं हैं, ये दरअसल मायावती भी नहीं चाहती कि उन्हें सीधे अपने जो काडर है उसके ऊपर ला करके बिठा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में लाने के पहले वो एक जिसे कहते हैं ना मथ देना, रगड़ देना, भाई कार्यकर्ताओं के बीच में जाओ, आप सड़कों की खाक छानो, आप जाकर के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे जो मतदाता हैं, उनके बीच में जाओ, यात्राएं निकालो, एक बड़ी पहचान बनाओ और फिर तुम उत्तर प्रदेश आओ। तो आपने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा, देखिए मध्य प्रदेश में भी बड़ी बड़ी सभाएं की हैं चंद्रशेखर रावण ने और उनकी सभाएं बहुत बड़ी हुई। तो ये सीधा सीधा बसपा को एक खतरा तो दिख रहा है कि एक युवा दलित चेहरा और नेता उभर रहा है और उसको काउंटर करने के लिए उनको भी एक यूथ नेता सामने करना था। लेकिन आंदोलन से निकल कर आए नेता और विरासत में मिले नेता, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो मुझे लगता है कि एक मामले में आकाश आनंद के पास एज है कि उनके पास बहुत बड़ा संगठन पहले से मौजूद है और अगर उनका काडर एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कंधे पे बिठा लेता है, तो वो बैठे बिठाए एक बड़े नेता बन जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर जिस तरीके से उभर करके सामने आ रहे हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब यह है कि एक दलित पॉलिटिक्स होती थी जिसमें एक ही किरदार और एक ही उसके कह सकते हैं कि जिसको उसका पूरा फायदा मिलता था। अब ये दलित पॉलिटिक्स में भी जो ये लड़ाई है, ये अपने आप में आने वाले वक्त में ये तय करेगी कि क्या दलित पॉलिटिक्स में भी विभाजन होगा, उनके वोटों में भी विभाजन होगा तो कैसा होगा। लेकिन चूंकि बसपा के पास एक सॉलिड वोट बैंक पूरे उत्तर प्रदेश में और कई और राज्यों में भी है, तो मुझे लगता है कि उसका ज्यादा फायदा, सियासी फायदा निश्चित तौर पर आकाश आनंद को मिलेगा। लेकिन अगर आप परसेप्शन का फायदा देखें तो वो उसमें बाजी मारेंगे चंद्रशेखर रावण। अमीश बिल्कुल कुमार जी, जो आप बात कह रहे हैं कि तरीके से आंदोलन है तो दूसरे के पास बनाया हुआ संगठन है। आज जी आप चूंकि पश्चिमी यूपी से आते हैं और आपने पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स देखी है, खासकर चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स भी उसी इलाके की है। दो घटनाएं हुई, एक अभी कुछ समय पहले उन पर एक जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में बुलाई, बहुत भीड़ आई वहां पर। उसके बाद अब आकाश आनंद ने उनके ऊपर कमेंट किया तो उसके बाद वो सामने आए। मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो पहला सवाल जिस पर सबने टिप्पणी की कि आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी लड़ाई है उसमें आपको कौन आगे दिख रहा है, और दूसरी बात ये कि जो दोनों घटनाएं हुई हैं उसका क्या असर उस इलाके की राजनीति में दिख रहा है? क्या कोई चुनावी फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिलता हुआ नजर आ रहा है? साहब का ये बयान आया तो उस समय ठीक उसी समय यूपी तक ने अपनी एआई एंकर ऐश्वर्या की लॉन्चिंग की थी, तो हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। मैंने 3 बार उसको देखा कि कहीं मैं श्योर कर लूं अपने आप को कि ये आकाश आनंद ही बोल रहे हैं, क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया और मीडिया पर आकर के वो ये बात कह गए, सोशल मीडिया पे उनको पहला बड़ा प्रचार मिला, लोग आइडेंटिटी होने लगी, व्हाट्सएप पे कटिंग वो चलने लगी कि ये आकाश आनंद है। लोग जानते नहीं थे, खासकर दलित समाज के लोग भी नहीं जानते थे। और जिस प्रकार से उनका प्रेजेंटेशन हुआ, जो पहला उनका स्वरूप पहली उनका सामने आया जिसमें वो छोटा मोटा आदमी कह रहे हैं, और जो भी प्रतिक्रिया उनकी थी, दुर्भाग्य से वो आकाश आनंद के लिए नेगेटिव चली गई। और कुछ जो दलित समाज के लोग थे उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि अगर ये इस तरह का रवैया दिखा रहे हैं
तो फिर ये कहा जा सकता है कि एक बहुजन समाज पार्टी जिसे काशीराम जी ने अपने खून पसीने सींचा और जिसको मायावती जी ने अपने संघर्षों से परवान चढ़ाया, उसका भविष्य अगर इनके हाथ में जाता है तो उसको सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। इनमें उस स्तर की परिपक्वता ही नहीं है। अगर ये संघर्षों के बाद आते तो संभवतः ये समझते, चंद्रशेखर जैसा संघर्ष ये करते तो संभवतः ये समझते किसी समाज के कमजोर से कमजोर तबके को भी किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है। मायावती का जो टेन्योर था, जब वो 2007 से 2012 तक की मुख्यमंत्री थी, तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में जो टेन्योर देखे हैं किसी भी मुख्यमंत्री के, तो मुलायम सिंह जी के, राजनाथ सिंह जी के और अखिलेश जी के और योगी आदित्यनाथ जी का, अब उसमें मैं उनको नंबर 1 की रैंक देता हूँ। 2007 से 2012 का आखिरी का अगर 6 महीने आप जो पार्क वाले चले या जो वो डिस्टर्बेंस चला उसको अगर निकाल दें तो बहुत अच्छा शासन मायावती का चल रहा था। उस शासन में एक बहुत बड़ी खूबी थी जिसको मैं यहाँ आकाश आनंद से कनेक्ट करूंगा, वो ये थी कि गरीब से गरीब आदमी टूटे हुए चप्पल में अगर थाना परिसर में, तहसील परिसर में और कर्मचारी अधिकारी के पास चला जाता था तो बिना पैसे दिए, बिना भ्रष्टाचार के उसकी सुनवाई बहुत प्रभावशाली अमीर व्यक्ति से पहले होती थी। यानी मायावती का जो पूरा शासन था, उनकी जो पूरी राजनीति थी, वो गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के प्रति सजग थी और काफी कटिबद्ध दिखती थी। उनके कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह लगातार अधिकारियों से इस चीज को लेकर के मॉनिटर करते थे। अब छोटा मोटा आदमी कहना, अब रजत जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटा मोटा आदमी कहना जिस दंश को, जिस तंज को लगातार दलित समाज जो है वो छोटा मोटा सुन करके अपना आप को जो है प्रताड़ित महसूस करता रहा है, उनको उन्हीं के वर्ग का एक ऐसा आदमी जो अब अभिजात्य वर्ग में शामिल हो गया है, धन संपदा से लेकर के और अच्छे सरकार में चुकी रहे तो अच्छा उनका अपना सुख हो गया है, उसके बाद वो उन्हीं के समाज के एक आदमी को जो संघर्ष करके छोटे जगह से आया, छुटमलपुर, उनके तो कस्बे का नाम ही छुटमलपुर है, एक छोटी सी जगह से आया जिसे कोई जानता नहीं था, वही छोटा मोटा आदमी कहना उनको, ये यहाँ के लोगों को लगा, चंद्रशेखर आजाद के लोगों को लगा और दलित समाज के लोगों को लगा कि ये तो वही टिप्पणी है जो उनको दूसरे वर्ग के लोग करते रहे हैं, ये उन्हीं के समाज के लोग कर रहे हैं। आकाश आनंद की टिप्पणी काफी नेगेटिव चली गई। जहां तक इसका राजनीतिक मतलब है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश कितने सक्रिय हैं, कितने नहीं है, जैसे सैयद कासिम साहब ने कहा कि साहब काले झंडे लगाने के लिए कहा गया था लेकिन दिखाए तो है नहीं। देखिए, राजस्थान जो है वो एक ऐसी जगह है जहां आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और भारत में खासकर देखेंगे ऐसे राज्यों की सूची में जहां दलितों का उत्पीड़न सर्वाधिक होता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश उसमें प्रथम और द्वितीय स्थान पर आते हैं। तो राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद पिछले कई सालों से 50 से ज्यादा बार दलितों के उत्पीड़न के विरुद्ध जाकर धरने दे चुके हैं, आवाज उठा चुके हैं, उनके लोग हैं वहां। लेकिन उनकी भी अपनी एक स्ट्रेटजी है कि झंडे नहीं दिखाना है, विरोध नहीं करना है, क्योंकि वो एक अलग लेवल की स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला कल जो है वो बसपा का जो वोटर है वही उनकी तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए वो सीधे आलोचना से बच रहे हैं। यही गलती आकाश आनंद ने कर दी। उनकी जब लॉन्चिंग होनी थी ऐसा दिखना था ये बड़े विजनरी हैं, ये बहुत अच्छी बात करते हैं, इन्होंने बहन जी का अच्छा उत्तराधिकारी के तौर पर हमको बहुत इनके पास विजन है, दलितों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं, पिछड़ों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया शुरुआत में ही। और चंद्रशेखर इससे कमजोर नहीं हुए, चंद्रशेखर इससे मजबूत हुए। आप देखिए चंद्रशेखर के भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया ने बिजनौर में क्या कहा, यूपी तक पे बोल रहे थे, आपके रिपोर्टर पूछ रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये क्या शब्द है, आप इसका मतलब पूरे समाज को आप छोटा मोटा कह रहे हैं, तो ये तो अपमान तो पूरे समाज का कर रहे हैं। तो वो जो कंपेरिजन है वो यहाँ दलित राजनीति का नहीं हो गया, यहाँ ऐसे हो गया कि आकाश आनंद जो है वो स्थापित और अमीर व्यक्ति हैं और चंद्रशेखर जो है गरीब व्यक्ति है, यानी उनको छोटा आदमी कह रहे हैं चूंकि वो संघर्षों से आए। और वैसे भी दलित जो समाज है उसके अगर हम मनोदिशा को समझने की कोशिश करें तो उसका पूरा समाज चूंकि वो संघर्षों को पसंद करता है। मायावती जी ने चूंकि बहुत अधिक संघर्ष किया, काशीराम जी ने बहुत अधिक संघर्ष किया तो उनको पसंद किया। अब चूंकि चंद्रशेखर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज कहीं से उठाने के लिए आ जाते हैं तो उनको पसंद कर रहा है। यही सब चीजें तो है, यही सब चीजें तो है जो बसपा जो है इतनी गर्त में जा रही है लगातार उसको। अब मुझे कम से कम आकाश आनंद जी की परिपक्वता तो दिखाई दी नहीं। एक और बात है, अक्सर मैं एक चीज कहता हूं, पहले भी सैयद कासिम साहब थे तो उसमें कही थी कि संगठन वाली बात को ये कह रहे हैं कि संगठन जो है वो बहुत मजबूत है बसपा का। और देखिए बेशक की संगठन बहुत मजबूत है और बहुत संगठन पे काम हुआ है, कैडर जैसा बसपा का है, अभी भी किसी दूसरी पार्टी का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जरूर उसने बहुत आगे
अगली पंक्ति में आ गई है कैडर के मामले में, लेकिन फिर भी बसपा कैडर बहुत मजबूत कैडर है। लेकिन कैडर वोट लेगा तभी तो जब आम जनमानस, अब कैडर का महत्व बहुत कम हो गया है। मौजूदा दौर की राजनीति जो है वो डिजिटल मीडिया मन बनाता है। अब आप देख लीजिए कि मोबाइल रखते हैं सब लोग, एक लड़के के पास मोबाइल है तो वो अपने चाचा ताऊ परिवार में सुनता है तो वह भी सुनते हैं। तो अब कैडर सूचना पहुंचाने के लिए तो कैडर का इस्तेमाल होता था। जब फ्लोटिंग वोट होगा और लोगों के मन में ये बात बैठ जाएगी तो फिर कैडर कहाँ काम करेगा? ये तो नेगेटिव चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर नेगेटिव है। मायावती जी का भी चूंकि बहुत अधिक सम्मान है और मायावती जी चंद्रशेखर आजाद में कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसी प्रकार से लोकप्रियता में और काम के लिहाज से, संघर्ष के लिहाज से दिखे तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में भी कोई कंपैरिजन का सवाल। चंद्रशेखर आजाद का कद आकाश आनंद से बहुत अधिक बड़ा है, वही बहुत बड़ा अंतर है। वो उनका वो अंतर जो है संघर्ष से आया है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है रजत जी। जी आपकी बातों से आस मोहम्मद जी एक तो चीज एक है कि इन सारी चीजों में जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो और मजबूत बनकर सामने आ रहे हैं, और मतलब उनकी जो ग्राउंड रियलिटी आपके मुताबिक अगर पश्चिमी यूपी के संदर्भ में बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद की छवि बड़ी बनती नजर आ रही है। कासिम साहब मैं आपके पास आता हूँ। पहले तो ये साफ कर दें कि ये आकाश आनंद के बयान पर कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आकाश आनंद ने एक बयान दिया, इस पर मतलब 50-50 आप कर सकते हैं कि आकाश आनंद से स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो हो सकता था कि पार्टी चंद्रशेखर आजाद को महत्व न देना चाहते हो, लेकिन शब्दों का चुनाव उन्होंने गलत कर लिया और पर्याप्त आलोचना उनकी हमारे सारे पैनलिस्ट ने अपनी बातों में अपने हिसाब से रखी है। मैं इसके सियासी पहलू की तरफ आता हूँ कासिम सर। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि जो मायावती की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आज जब घोसी का उपचुनाव का रण सजा हुआ है तो मायावती और उनके आकाश आनंद और उनके तमाम सिपहसालार मैदान से गायब है। सूत्रों के हवाले से खबर ये चल रही है कि घोसी उपचुनाव मायावती लड़ेंगी ही नहीं। अब जब 2024 से ठीक पहले के ये सब लिटमस टेस्ट हैं, उसमें आप अपने कैंडिडेट को नहीं उतारेंगी और राजस्थान में आप रैली करवाएंगी तो उससे उत्तर प्रदेश कैसे सधेगा? चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी तो कम से कम, चंद्रशेखर आजाद तो कम से कम अखिलेश यादव, रालोद के जयंत चौधरी, इनके साथ एक फेयरिस्ट, मतलब एक साथ ये 3 नाम लिए जा रहे हैं। और कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि अगर किसी विपक्षी एकता की बैठक में चंद्रशेखर आजाद ही पहुंच जाएं, तब तो मायावती को वो भी एक स्पेस जो बन रहा है विपक्षी एकता का, वो भी उनको गंवाना पड़ेगा। ऐसे में तो चंद्रशेखर आजाद लीड लेते नजर आ रहे हैं ना सर, कम से कम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आकाश आनंद के सापेक्ष। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए ऐसा है कि आप अगर देखिए तो चाहे अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो या कांग्रेस हो, तीनों पार्टियों में अखिलेश क्या कहते हैं जयंत इनको लेके, चंद्रशेखर को लेके, आजाद समाज पार्टी के संग जो चंद्रशेखर है ना वो किसी को स्वीकार अभी नहीं है 24 से पहले। उसके बजाय इसलिए कि आप ज्यादा इनसे ज्यादा घुलिए मिलिएगा तो आप यहाँ से मायावती चली जाएंगी, ये डर है। इस बात को जहन में रखिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि चंद्रशेखर की एक हैसियत है आजाद समाज पार्टी के नहीं बल्कि भीम आर्मी के चीफ के रूप में। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जहां भी जाएंगे उनका स्वागत होगा, उनके पीछे लोग खड़े होंगे, जिंदाबाद उनके करेंगे, उनको मानते हैं। उनके अंदर क्योंकि आग है, चंद्रशेखर में आग है, उनका जो लहजा है, अंदाज है, मूछे में, कई बार कह चुका हूं ये बात। लेकिन जब फिर वो वोटों में कन्वर्ट होना हुआ होता है तो फिर उनको हाथी निशान और नीला झंडा ही दिखाई देता है। फिर वहां आकाश और चंद्रशेखर और ये सब बातें नहीं होती। वहां सीधे सीधे हाथी निशान, पुराना निशान, अपना निशान, ये बात होती है। मैं कई बार ये बात कह चुका, फिर कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मायावती, ये जो चुनाव आपका घोसी का है, इसको इन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि यूपीए सॉरी आपका इंडिया जो है, इंडिया को एक और मौका मिल जाए कि ये हो जाए ना रहे कि मायावती ने वहां मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाया और उसके बाद जो है एनडीए जीत गया, इंडिया हार गया। तो उसके लिए उन्होंने इसको छोड़ा और समझदारी का उनका फैसला है। चूंकि अगर वो वहां से चूंकि 3 बार मुस्लिम लड़ा चुकी थी, थोड़ा आपको टोक देता हूं इस बात पर। तो क्या मायावती पहले मान चुकी है क्या कि वो लड़ती तो घोसी उपचुनाव हार जाती? वो जीतने के लिए भी तो लड़ सकती थी इस चुनाव को, या लड़ सकती हैं? 3 बार वहां से, सुनिए अमीश भाई, लड़ने के जीतने के लिए तो सब लोग लड़ते हैं, लेकिन हम मायावती नहीं है ना, हम तो सैयद कासिम है। हम ये बात बता रहे हैं कि मायावती इससे पहले जब लड़ी है, जब वहां चौहान इनके पास था
फागू चौहान तो जीते, उसके बाद ये इस सीट को हारती रहेंगी। 3 बार मुस्लिम लड़ा, अब्बास अंसारी को 80,000 वोट मिला तब भी वो हार गए, अब की 55,000 वोट मिला तब भी वो हार गए 2022 में। तो ये अंडरस्टूड था कि ये सीट हार जाएगी, और ये हारती तो भाजपा जीतती, और फिर ये 24 से पहले मायावती पे एक बहुत बढ़िया सी मोहर लग जाती कि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाके उन्होंने मदद पहुंचा दी। हालांकि मायावती के साथ एक बड़ा दिलचस्प है, मायावती आजमगढ़ लड़ती हैं तो भाजपा जीत जाती है, और रामपुर नहीं लड़ती है तो भाजपा जिताने वाली मायावती ही कही जाती है। मायावती को की ये यूएसपी मायावती को मिली हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अपना हमेशा का नजरिया रहा कि मैं चंद्रशेखर को हमेशा एक भीम आर्मी के बड़े नेता के रूप में सब स्वीकार करते हैं। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर इसी तरह दिन रात काम करते रहे, तब भी वो मायावती के जो उत्तराखंड और तेलंगाना है ना 2%, वहां तक उनको पहुंचने में मुश्किल हो जाएगी। तो ये टॉपिक मेरे लिए कभी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहा। अमित जी बिल्कुल कासिम जी, आप कह रहे हैं कि एक तरीके से मायावती को चैलेंज करने के लिए अभी बहुत लंबा होगा चंद्रशेखर आजाद को। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, बहुत कमेंट आए हैं इस पूरे चर्चा में। इसमें लिखने वाले वीरदास हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उस आदमी को नहीं जानता जो 2 सीटों के लिए रोता है, यानी कि वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक तरीके से कमेंट कर रहे हैं, और वो उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जब अखिलेश यादव से के बाहर वो एक तरीके से सामने आए थे। इसी तरीके से अमर राज सिंह कह रहे हैं कि आकाश के साथ एक विचारधारा है, चंद्रशेखर के पास कोई विचारधारा नहीं है। हम इस सवाल का जवाब आगे लेंगे अपने इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, वो चाहे खान हो, चाहे वो इंद्रपाल हो, चाहे वो मनीष राव जाटव हो या होरीलाल यादव हो, जो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के सामने बीएसपी डाउन हो गई है। और तमाम दर्शक जो हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शंकर मंडल हो जो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के पास 1% वोट भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बहुत दिलचस्प चर्चा चल रही है कुमार जी। लेकिन एक सवाल ये है कि जो बात सैयद कासिम जी कह रहे हैं कि वो बहुत मेहनत कर लें तो भी वो 2% वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर 2024 के जो गठबंधन है जिसमें अभी मायावती के लिए एक स्पेस खाली नजर आता है इंडिया में, जिसकी वजह से एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया, मतलब एक तरीके से नहीं बुलाया गया, और मैं ये बात बहुत एक तरीके से फक्र के साथ कह सकता हूं कि असेसमेंट सबसे पहले यूपी तक पर कुमार अभिषेक जी ने ही किया था कि यही बहुत बड़ी वजह जिस वजह से चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया गया मायावती को एक स्पेस देने के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर उसमें वो शामिल हो जाते हैं तो ये 2% का गैप बड़ा हो सकता है, क्योंकि खतौली चुनाव में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, अगर वो वोट टर्न आउट करा ले जाते हैं तो मायावती के लिए तो फिर बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आप क्या देखते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर शामिल होते हैं तो वो कितने कारगर साबित हो पाएंगे अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तब? देखिए रजत, ये सवाल बेहद अहम है। मुझे लगता है कि अगर मायावती उस गठबंधन में नहीं जाती हैं और चंद्रशेखर उस गठबंधन में जाते हैं तो चंद्रशेखर को एक बड़ा फलक मिलेगा, एक डायमेंशन उनका बड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वो एक बड़े स्तर पर खेल में आ जाएंगे। और चंद्रशेखर ने मुझे लगता है यूपी तक से बातचीत में अपने दर्द को भी कहीं ना कहीं निकाल करके रख दिया था कि हाँ, मुझे नहीं 2 बार बुलाया गया तो मुझे इसकी पीड़ा हुई। तो उन्हें भी लग रहा है कि अगर वो इस गठबंधन में शामिल होंगे तो वो उनका जो अपना एक वोट बैंक है वो होगा, या फिर उनका जो एक राजनीतिक रसूख है वो काफी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे जब चुनाव आएंगे तो जो अगर मैं आपकी बातों को मान लूं तो इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। एक, अगर ये लड़ेंगे तो फिर किस तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे। अगर इनको 1 सीट मिलती है, 2 सीट मिलती है, क्योंकि नगीना 1 सीट पर इनकी निगाहें हैं और एक और सीट वो भी पश्चिम की ही ये मांगेंगे, तो क्या इनको 1 के अलावा 2 सीटें मिलती हैं? ये बड़ा अहम होगा। मुझे लगता है मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन 1 सीट जिस पर ये खुद लड़ना चाहेंगे ये तो ये गठबंधन दे देगा। दूसरी बात, अगर मायावती जब लड़ेंगी तो क्या चंद्रशेखर रावण के घूम घूम कर प्रचार करने का असर होगा क्या? क्योंकि जब मायावती लड़ेंगी तो फिर सारे सीटों पर उनके कैंडिडेट होंगे और फिर जो दलित वोटर है वो फिर इनके कहने पे वोट करेगा। इसमें मुझे थोड़ा शक है। हालांकि मैं अगर इसको दूसरे तरीके से देखूं तो दलितों का एक बड़ा अब अपने को एसोसिएट करता है इंडिया गठबंधन के साथ।
वो अपने को मानता है, वो मायावती साथ आ जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं भी साथ आएंगी तो एक वर्ग है जो कि उनको वोट करेगा। और वो जो वर्ग वोट करेगा, जैसे पिछले चुनाव में 2022 में पूर्वांचल की आप स्थितियां देख लें, पूर्वांचल में दलितों ने बड़ी तादाद में वोट किया। आप पारसी बिरादरी को देख लें, उसने बड़ी तादाद में वोट किया। तो ये वो वोट वर्ग है जो मायावती के उस कलच से निकल चुका है, मतलब उनके उससे निकला हुआ है कि भाई जहां वो कहेंगे वो वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो अगर बीजेपी के पॉलिटिक्स से नाराज है तो वो बीजेपी के खिलाफ जो बड़ा गठबंधन है उसको वोट करेगा। तो ये एक वोट वर्ग है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये चंद्रशेखर रावण के कहने पर ये वोट होगा। वो चंद्रशेखर रावण उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनकी सभाओं से भीड़ जुट सकती है, उनके सभाओं में यूथ की का प्रेजेंस दिख सकता है, थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर वो अलग होकर के वो इस गठबंधन के साथ आते हैं और मायावती अलग लड़ती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि चंद्रशेखर एक बड़े डायमेंशन में, एक राष्ट्रीय फलक पर दिखाई देने वाले नेता हैं। हालांकि मुझे लगता है चंद्रशेखर थोड़ा हार्ड बार्गेनर अभी से, और 2022 के चुनाव में भी उन्होंने बहुत हार्ड बार्गेनिंग की थी, इस वजह से समाजवादी पार्टी से उनका मामला बन नहीं पाया था। क्या वो अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में नेता अपने को कंसीड कर रहे हैं, क्या वो अपने को एक सीट तक सीमित रखेंगे, या वो 2024 में राजस्थान में भी मांगेंगे, क्या वो मध्य प्रदेश में भी मांगेंगे? लेकिन ये सब तमाम चीजें तब है जब कांग्रेस पार्टी ये मान ले कि हाँ मायावती नहीं आ रही। अभी तो मायावती का लगातार हमला बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर है, तीनों चुनाव में वो अलग लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से मायावती के लिए दरवाजे खोलकर रखे गए हैं और मायावती ने इस उपचुनाव में उस गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, मुझे लगता है अभी हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा, कुछ महीनों का, कम से कम जनवरी तक का, जब मायावती अपने पत्ते खोलेंगी। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझे लगता है कि मायावती अकेले नहीं जाएंगी और वो अल्टीमेटली उसी गठबंधन के साथ जा सकती। महत्वपूर्ण बात कुमार अशोक जी आपने कही कि दोनों बातें हैं कि चंद्रशेखर आजाद अगर रहते हैं तो उनकी छवि बहुत बड़ी हो सकती है, हो जाएगी। और इंडिया के दरवाजे अभी मायावती के लिए खुले हैं, इसके साफ और स्पष्ट संकेत इंडिया के जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से मिलते हैं, क्योंकि मायावती को लेकर कोई बड़ी बयानबाजी नहीं होती है। बड़े जो टॉप लीडर्स हैं उनके तरफ से कोई ऐसा हार्ड बयान नहीं आता है जिससे ये मान लिया जाए कि इंडिया के दरवाजे मायावती के लिए बंद हैं। आस मोहम्मद जी, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि आप बड़ा फॉर्मली मान रहे हैं। चूँकि एक रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट्स जब वो ग्राउंड में रहता है तो एक ठोस राय बना लेता है, वैसे ही ठोस राय आपकी भी बन रही है चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति कि चंद्रशेखर आज़ाद और जब आकाश आनंद की हम तुलना करते हैं तो आपका मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक एज के साथ आते हैं और एक वो जो एज है वो अच्छा खासा है। लेकिन मैं थोड़ी सा इस चीज़ को अपने दर्शकों के लिए थोड़ा एक दूसरे तरह से इसका सवाल पूछता हूँ आपसे कि मायावती जिस क्लाउड के साथ आती हैं, मायावती का जो राजनीतिक प्रोफाइल है वो प्रोफाइल इक्वल टू सोनिया गांधी है, इक्वल टू नीतीश कुमार है, इक्वल टू लालू प्रसाद यादव है, अखिलेश से सीनियर है। तमाम बड़े जो देश की आज जो लीडरशिप, जो सबसे टॉप की लीडरशिप मौजूद है विपक्षी दलों की या सत्ता पक्ष की, मोदी जी और जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप राजनाथ सिंह, ये इक्वल लीडरशिप मायावती की है। मानी जाती है कि मायावती जब भी कुर्सी पर बैठकर चर्चा करेंगी तो वो इतने बराबरी से ही बात करेंगी और उनको इतनी बराबरी मिलेगी। लेकिन और जब हम आकाश आनंद की बात करते हैं तो जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे उनको उनके एक पॉलिटिकल क्लाउड का फ़ायदा उठाते हैं, वैसे आकाश आनंद को भी मिलता नज़र आ रहा है। अब देखिए वो राजस्थान में रैली कर रहे हैं, व्यापक जन आक्रोश रैली उन्होंने निकाली हुई है। तो और एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है, माना कि मुट्ठी भिंची हुई है, अपील बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी तो काफ़ी अपील की थी 2022 के चुनाव में, 2% वोट उनको मिले थे। संगठन नहीं होना, ग्राउंड पर आपकी अपील का असर होना, अभी ये सब टेस्ट होना तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बाकी है ना। तो हम कैसे मान लें कि वो बहुत बड़े नेता हैं, जबकि उनको मौका भी मिला था योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी ताकत दिखाने का। सबको पता है क्या हासिल हुआ है। देखिए बताइए। अभी से आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपको मेरा सवाल आपने सुना? देखिए अमीश जी, ये जहां तक बात मायावती जी की है
तो मैं इसको एक बताऊं कि सभी शोध संस्थाओं के माध्यम से ये आंकड़े जो हैं वो लगभग आ चुके हैं कि 58% दलित समाज मायावती जी को अभी भी रेगुलर वोट कर रहा है। 10 से 12% बहुत खराब स्थिति होने के बावजूद भी उनको मिलता है। आपने कई समाज का जिक्र किया, जो अन्य दलित जातियां हैं जैसे पासी हैं या हिंदू खटीक हैं या हिंदू जुलाहे हैं, हिंदू धोबी है या दीगर दूसरी जातियां हैं, वो जरूर इधर उधर जा रही है, लेकिन जो जाटो कम्युनिटी है जिससे खुद मायावती जी जाती हैं, वो आज भी मायावती जी के साथ बहुत मजबूत है, कैसी भी परिस्थिति हो, और उसका भविष्य में भी कोई इस प्रकार से दिखाई नहीं देता कि वो कहीं आ जा सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक मायावती जी है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शतायु हो, 100 साल जी हैं, लंबी उनकी आयु हो, तब तक जो है वो दलित समाज जो है वो उनके संकेतों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार ही निर्णय लेगा। दलितों का अभी जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, आम जनमानस में ये बात आम हो चुकी है, जिसको मैं चाहता हूं कि कुमार अभिषेक साहब और सैयद कासिम साहब भी और आप भी उसको महत्वपूर्ण है। आम जनमानस में ये बात आ चुकी है कि अंतिम समय पर और कुछ ही समय पहले मायावती जी जो है वो इस गठबंधन में, विपक्षी गठबंधन में इंडिया में शामिल हो जाएंगी। आम जनमानस की बातचीत है ये। और एक दूसरी बातचीत भी है, वो दूसरी बातचीत ये है कि इस बार इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि विपक्ष जो है वो दलित प्रधानमंत्री का नाम आगे करेगा। ये बहुत एक्सक्लूसिव बात है और उनको लगता है कि ये दो नाम कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मायावती जी जो है वो उनका नाम भी जो है वो प्रधानमंत्री पद के तौर पर टॉप 5 में जिन लोगों के नाम की चर्चा होगी उनमें इनका नाम भी शामिल किया जा सकता है। चंद्रशेखर और मायावती की तुलना करना का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो 4 बार मुख्यमंत्री बन गई हैं, बहुत शक्तिशाली लीडर है और उनका इतना अधिक सम्मान उनके समाज में है कि वो दूसरे किसी दल के नेता का, इवन मैं तो कहता हूं मोदी जी का भी इतना सम्मान उनके समाज में नहीं है जितना मायावती जी का उनके समाज में सम्मान है। काश कि उनके यहाँ जो है ऐसी व्यवस्था होती कि वो उनको देवी मान लेते, लेकिन ऐसा भी चूंकि ऐसा है नहीं, तो इसलिए वो उनका सम्मान हालांकि उससे कम नहीं करते हैं, बहुत अधिक सम्मान करते हैं। और मायावती जी ने वास्तव में उस सम्मान को हासिल करने के लिए अपने समाज के लिए कुछ कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। यही कारण है कि समाज उनसे जुड़ा हुआ है। मगर ये जो कंपैरिजन है जो हम अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद का, तो वो आकाश आनंद को मायावती जी जब तक कहेंगी, चूंकि उनकी बात में जो है वो मानेगा समाज, बढ़ाएगा आकाश आनंद को, लेकिन वो जो बात की शुरुआत में रजत ने कही थी कि विभाजन क्या वोटों का हो सकता है, तो देखिए ये तो होता ही है। जब मायावती जी राजनीति करने आई थी तो उस समय बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार जी अपनी पहचान बना रहे थे, जीतनराम मांझी थे, तो रामविलास पासवान भी थे। तो वैकल्पिक राजनीति नहीं थी दलितों के पास में उत्तर प्रदेश में। आज दलितों के पास में वैकल्पिक राजनीति है, उनके पास विकल्प है चंद्रशेखर का। तो आज नहीं तो कल चंद्रशेखर को तो आप नजरअंदाज तो करेंगे नहीं। और मान लीजिए जिस बात को कुमार अभिषेक साहब ने कहा और सैयद कासिम साहब ने भी चूंकि उसका जिक्र कर दिया, तो मैं भी उस पर अपनी राय देता हूं। इनको चंद्रशेखर को इंडिया के गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने से रोकने की एक यही वजह है कि कहीं से जो है वो कुछ बड़े नेताओं ने, चर्चा तो ये भी अखिलेश यादव ने और मायावती जी ने दोनों ने आपस में भी बात की, ये भी चर्चा है। फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बात की मायावती जी से, तो यही कहीं से ये एक स्पेस बनाकर रखना चाहते हैं कि कहीं मायावती जो है वो इस बात से नाराज ना हो जाए कि उनको अधिक वेटेज तो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये सही है कि दलित का नौजवान, दलित का समाज ये भी समझ रहा है कि वो चंद्रशेखर को रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, मगर वो ये भी समझ रहा है कि राजनीति की अपनी टैक्टिक से इस बात को भी समझ रहा है। मगर मायावती जी के सम्मान की तुलना में किसी दूसरे नेता का सम्मान कम से कम दलित समाज में बिल्कुल नहीं है। अभी तक तो जो वो कहेंगी वो मानेगा समाज राजनीतिक रूप पे। जी अमीश जी। बिल्कुल, आप एक तरीके से कह रहे हैं कि मायावती का सम्मान बहुत बड़ा है और वो मानेगा। चाहूंगा सम्मान की बात है और आप बहुत लंबे समय से राजनीति को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मतलब मेरी जितनी उम्र होगी उतना आपका अनुभव होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या आपको लगता है, क्योंकि चूंकि आपने वो दौर भी देखा किस तरीके से सतीश चंद्र मिश्र के बेटे ने आकाश आनंद को के साथ मिलकर उनको नर्चर किया, उनको एक तरीके से बीएसपी में काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की गई। आपने बहुत सारी पॉलिटिक्स देखी, बिहार की भी देखी है, यूपी की भी देखी है, खासकर आप देखिए कि पासवान की परिवार में बगावत है, उत्तर प्रदेश में भी बगावत हुई, शिवपाल और अखिलेश में आखिरकार वोट जो है वो
जो है वो अखिलेश यादव के साथ गया। जब आकाश और चंद्रशेखर आमने सामने होंगे, जब मायावती नहीं है, जब उनके वोटों की लड़ाई होगी, तब आपको कौन ज्यादा मजबूत नजर आता है? क्या आपको लगता है कि दलित समुदाय या जो मायावती का वोट बैंक है वो डायरेक्ट आकाश आनंद को ट्रांसफर हो जाएगा? बहुत इजी है, जिस तरीके से मुलायम ने बैटन अखिलेश यादव को थमा दिया और वो लेकर आगे बढ़ गया और वो उनसे ज्यादा वोट इकट्ठा कर लिया है एक तरीके से। आप यही बात जयंत चौधरी के लिए कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह का एक वोट बैंक ले आए, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि वो जो वोट बैंक चौधरी चरण सिंह का था वो अजीत सिंह नहीं ले आ पाए, बल्कि उसमें से बहुत बड़ा वोट मुलायम सिंह यादव तोड़ ले गए। ये पूरी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है। तो आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद क्या ये करने में सफल हो पाएंगे कि मायावती कहें और वो वोट लेकर आ जाए? क्योंकि मेरी जो बातचीत चंद्रशेखर आजाद से हाल फिलहाल एक दो इंटरव्यूज में हुए, उसमें मुझे ये लगता है कि वो बहुत इस बात को लेकर कंफर्म है कि अगला मैं हूं, यानी कि मायावती 5 साल और पॉलिटिक्स, उसके बाद जो 2027 है या उसके 5 साल बाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें यूपी का नेता मैं हूं, वो आकाश आनंद नहीं। वो बहुत क्लियर है इस विजन को लेकर। आपको क्या लगता है? रजत, देखिए, मेरा मानना है कि ये एक ट्रांजिशन का फेज है। और मैं ट्रांजिशन का फेज इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, तो चौधरी चरण सिंह की पूरी विरासत अजीत सिंह तो नहीं संभाल पाए, लेकिन अगर आप देखें तो उनके मुकाबले जयंत चौधरी कहीं बेहतर तरीके से उनकी विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पीढ़ी लग गई जब उस विरासत को संभालने की एक गंभीर कोशिश दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो कुछ जैसे अगर आप मायावती को देखें तो मायावती या बीएसपी पूरे दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसी पार्टी थी। और रामविलास पासवान से तुलना करें तो रामविलास पासवान भी दलित नेता थे, लेकिन वो एक पासवान समुदाय के सबसे बड़े नेता, यानी कि उनका जो अपना वोट ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी थी वो पासवान बिरादरी की थी। और पासवान बिरादरी बिहार में बड़ी तादाद में थी। वहां पर अगर आप देखें तो वहां पे जो 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 दूसरी जाति है दलितों की, वो उनके कहने से ट्रांसफर नहीं होती थी, लेकिन वो फिर भी बड़े दलित नेता रहे। मेरा मानना है कि जो एक जागरूकता आई है, वो दौर जो पहले के दौर थे जब पूरे के पूरा की विरासत ट्रांसफर होती थी। अब आप देखें कि मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव को ये विरासत ट्रांसफर होने में इसलिए आसानी हुई क्योंकि अखिलेश यादव उनके रहते मुख्यमंत्री बन गए, 5 साल तक उनके साथ साथ मुख्यमंत्री रहे। तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और उनका वोट बैंक उसे पूरी तरीके से आसानी से एक्सेप्ट कर गया। लेकिन आप सत्ता से 10 साल 15 साल बाहर रहो और उसके बाद जब आप अपनी विरासत किसी को सौंपते हो तो क्या वो पूरी तरीके से ट्रांसफर होगा? ये बड़ी मेहनत का खेल है। और 2009 में 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद मायावती 2023 चल रहा है, यानी कि तकरीबन 11 सालों का वक्त गुजर चुका है। और 11 सालों के बाद अगर मायावती अपनी विरासत अपने भतीजे को सौंप रही हैं तो पूरा का पूरा ट्रांसफर बहुत स्मूथ तरीके से हो जाएगा, मुझे आसान नहीं लगता। लेकिन वो बसपा की विरासत को वही संभालेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब एक बात मुझे दिखती है, वो ये कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से आकाश आनंद अब सड़कों पर निकले हैं, देखिए पहला इंटरव्यू दिया मुझे लगता है आकाश आनंद ने, जो इतना वायरल हो गया और उसमें कुछ बातें ऐसी निकल आई जो उनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। वो पहला इंटरव्यू था जहां तक मुझे याद आ रहा है। मुझे नहीं लगता है किसी टीवी इंटरव्यू में उन्होंने अभी तक कोई कहीं कुछ बोला है। तो आप दौर देखिए, ये एक दौर ऐसा है जब एक युवा दलित नेता पहले से दस्तक दे रहा है और वो बसपा के नक्शे कदम पर चलते हुए अम्बेडकर का नाम लेकर के, वो कांशीराम का नाम लेकर के निकला है और संघर्षों से निकला है। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि मायावती की जो ये विरासत थी बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाती अगर इस तरह की चुनौती पेश नहीं करते चंद्रशेखर। लेकिन चंद्रशेखर की चुनौती सामने है। अब देखना यह है कि ये जो आकाश आनंद हैं, ये किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं। युवा हैं, देखिए इन पर नजरें रहेंगी, दलित बिरादरी की नजर होगी, इनका जो अपना कोर वोट बैंक है वो इनको चाहेगा कि अपने कंधे पर बिठाएं और इनको नेता बनाएं। लेकिन अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दलित मूवमेंट को लेकर के, आप चंद्रशेखर जिस तरीके से आगे बढ़े हैं उसकी तुलना में किस तरीके से आप अपने समाज को, आप अपनी बिरादरी को, आप सियासत
कैसे करते हैं, कितनी परिपक्व सियासत करते हैं। क्योंकि अब जो है लोग इस दौर में जब हर चीज सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आपकी परिपक्वता की उम्मीद लोग आपसे करेंगे। राहुल गांधी को देख लीजिए, उनको परिपक्व होने में इतना वक्त लग गया, लेकिन इतना बड़ा उनके साथ संगठन सालों से उनको साथ दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आते ही हम ये उम्मीद ना करें कि आते ही वो एकदम से छा जाएंगे और एकदम से बसपा के वो सबसे बड़े नेता हो जाएंगे। मुझे लगता है मायावती भी उन्हें अब धीरे धीरे ग्रूम कर रही है, और वो ग्रूम इसलिए भी कर रही है क्योंकि उन्हें लग गया है कि बड़ा खतरा चंद्रशेखर के रूप में दलित पॉलिटिक्स में उनके सामने है। तो ये जरूर है कि ये भी विरासत संभालेंगे, इन्हें भी लेकिन मुझे लग रहा है अभी इनको थोड़ा वक्त लगेगा और इनके संघर्षों को अभी लोगों को देखना है। लेकिन जो इनका कोर वोट बैंक है वो जरूर चाहेगा कि मायावती ने अगर विरासत ट्रांसफर की है, मायावती ने अगर उन्हें नेता बनाया है या उन्हें बना रही है, तो उन पर दांव लगाया जाए। सीधे एक बार में वो नहीं छोड़ सकता जब तक उन्हें एक दो बार ट्राई न कर ले। और एक दो बार अगर उनका वोट बैंक उनको ट्राई करता है और इस दौरान वो उभर करके आ जाते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो अगले नेता हैं बसपा के, और बसपा के ही नहीं, दलितों के बड़े नेता हैं। लेकिन अब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई है। इस परीक्षा में उन्हें पास होना जरूरी होगा कि वो जो बीएसपी का जो खोया हुआ जनाधार है या जो पुराना जनाधार है, उसको वो कितनी बखूबी तरीके से समेटते हैं। अगर उसको समेटने में कामयाब रहे तो फिर वो बसपा के अगले बड़े नेता हैं, और तब मुझे लगता है कि चमक अगर फीकी पड़नी होगी तो पड़ सकती है। लेकिन अभी की स्थिति में चंद्रशेखर, मुझे लगता है कि जब संघर्षों की बात होगी तो चंद्रशेखर उनसे आगे दिखाई देगा। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही आकाश आनंद के सियासी भविष्य को लेकर, और उनके दिलो दिमाग में भी इसके तमाम नक्शे बन रहे होंगे, बिगड़ रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद के सियासी द्वंद्व की, सियासी प्रतिद्वंदिता की। और एक द्वंद्व रजत हमारे चैनल पर भी जो आपने पोल पूछा है उसमें भी चल रहा है। सीधा सवाल हमने दर्शकों से पूछा है कि दलित पॉलिटिक्स का अगला लीडर कौन होगा। दो ऑप्शन दिए हैं हमने, आकाश आनंद बीएसपी, चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। इतनी पोलिंग हो रही है और मामला कब किसके लिए 50 से 49 हो रहा है, 49 से 50 हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नतीजा लास्ट में रजत आप बताइएगा जब इस डिबेट को आप एंड करेंगे। आज मोहम्मद जी मैं आपके पास आता हूं। सवाल वही है कि जो बात हम लोग आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद की कर रहे हैं, एक बड़ा आरोप बीजेपी ये लगाती रहती है कि जो सियासी दल हैं वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। मान्यवर कांसीराम ने अपने वोटर्स को ट्रांसफ़र बहुत आसानी से मायावती को इसलिए कर लिया क्योंकि मायावती उन संघर्षों से निकली हुई नेता थी और उन्होंने वो आंदोलन साथ साथ किए थे जो कांसीराम कर रहे थे, उसको उन्होंने सियासी धार दिया था। इसलिए वो नैसर्गिक रूप से एक उत्तराधिकारी साबित हो गई थी कांसीराम की। जनता को कोई लाग लपेट नहीं हुआ कांसीराम से मायावती पर शिफ्ट होने में। लेकिन बतौर रिपोर्टर आपका जमीनी अनुभव क्या कहता है कि क्या ये आकाश आनंद के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, या जो चंद्रशेखर आज़ाद जमीन पर इतने आक्रामक दिख रहे हैं, इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके, आकाश आनंद उनके तुलना में थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, उनका लहजा थोड़ा सा उतना आक्रामक नज़र नहीं आता है जितना ग्रेट प्राइड वाला जो फीलिंग चंद्रशेखर आज़ाद को देख के उनके समुदाय का आदमी लगा सकता है। शायद आकाश आनंद का बॉडी लैंग्वेज उतना आक्रामक नहीं है। इस पर भी आप अपनी एक राय दीजिएगा कि जमीनी हालात क्या कह रहे हैं, कि क्या ये वोट ट्रांसफ़र आकाश आनंद के लिए इतना सहज होने वाला है, या इस मामले में चंद्रशेखर आज़ाद भी आपको लीड लेते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये परिस्थिति क्या होती है कि जो भी जितने भी शोषित और कमजोर समाज होते हैं अमीश राय जी, वे सब जो हैं वो पावर मिलने के बाद में अधिक आकर्षित होते हैं। तो अगर आप इसी डिस्कशन को 2024 के लोकसभा रिजल्ट आने के बाद करेंगे और तब ऐसा आपको लगे कि मान लीजिए कि नगीना से सांसद बन चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और तब हम ये चर्चा करेंगे तो पूरी कहानी एकदम बदल जाएगी 8 महीने बाद। फिर हम मान लेंगे कि ये अब नेता हो गए हैं। तो देखिए अभी क्या है कि चूंकि बसपा जो है बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उनके पास में जो है वो बहुत 4 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सांसद 10 हैं इस समय, और विधायक उनके एक बार 200 से ज्यादा रहे। तो ये सब चीजें उनका रिकॉर्ड है, उनके पास एक रिकॉर्ड है। इसलिए हमने बात कह रहे हैं कि उनका पड़ला भारी है कि मायावती जी जब तक है वो ट्रांसफर करा सकती है वोट। लेकिन अभी आप सोच लीजिए परिस्थिति बदलती है
और चंद्रशेखर आजाद जो है कल ही, जैसे आपने कहा था, आपने अपनी चर्चा के बीच में आज बेहद शानदार बात कही। आपने कहा कि मान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो इंडिया के गठबंधन में कहीं को उनका चेहरा दिखाई दे जाए, वो किसी कुर्सी पर, चाहे सबसे अंत वाली कुर्सी पर ही बैठे हुए दिखाई दे जाए, तो उसके बाद जो है वो अचानक से उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। तो ये होता है कि जब हम बूस्टअप मिलता है, ऑक्सीजन नई प्रकार की मिलती है। मायावती जी की पार्टी के साथ में बहुत सारी निगेटिव चीजें हैं। एक बार उनका एक भी सांसद नहीं जीत पाया, इस बार आप देखिए उनका एक ही विधायक है, और वो विधायक भी उनका ऐसा विधायक है उमाशंकर सिंह, जिनको अगर निर्दलीय वो चुनाव लड़े तब भी उनको कोई हरा नहीं पाता, इतना उन्होंने समाज का, क्षेत्र के लोगों का काम किया। तो वो तो अपने आप में बहुत, इस समय ये डाउनफॉल तो है। फिर एक कंपेरिजन होता है राजनीति का, एक पीक होता है, एक डाउनफॉल होता है। तो मायावती जी की पार्टी का, बीएसपी का जो पीक था वो तो लौट चुका है, जा चुका है, और डाउनफॉल जो है वो अभी चंद्रशेखर का उभरते हुए नेता है। तो समाज जो है वो उभरते हुए नेता पर अधिक भरोसा करता है। तो मायावती जी के प्रति उनकी श्रद्धा तो है, मैं श्रद्धा शब्द कह रहा हूं कि मायावती जी के प्रति उनकी श्रद्धा तो है, वो उनको बहुत मानते तो हैं, लेकिन राजनीति में फैसले जो है वो हमेशा दिल से नहीं ले जाते, दिमाग से नहीं ले जाते हैं। और समाज बिल्कुल ये नहीं चाहता है, दलित समाज बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो डाउन हो, उनको नीचा दिखाया जाए, या उनका कोई उत्पीड़न हो, या उनकी प्रताड़ना हो। तो जब भी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो उनके पक्ष में तुरंत खड़ा हो जाता है। चंद्रशेखर का जो पूरा का पूरा राजनीतिक कैरियर है वो सहानुभूति से बना है, तो उनके प्रति सहानुभूति। अब ये जो कुछ भी हुआ है, इससे कहीं से चंद्रशेखर के जो निकट के लोग हैं, जो उनके सलाहकार लोग हैं, जो उनके प्रेमी लोग हैं, उन्हें बहुत खुशी है। क्योंकि उनको इसलिए खुशी है क्योंकि आकाश आनंद के शब्दों ने उनको मौका दे दिया। और वो तो खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारा समाज भी, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम तो गरीब, कमजोर और पिछड़े हुए शोषित लोग हैं, तो हम तो छोटे मोटे लोग में सब समझते हैं, अमीर लोग तो मैं, ये बात नहीं। इसलिए आकाश आनंद का पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो चंद्रशेखर आजाद की तुलना में थोड़ा, मैं समझता हूं कि वो कमजोर रहने वाला है। चंद्रशेखर ज्यादा बड़े नेता बन जाएंगे एक चुनाव में, जैसे उनको एक उछाल की जरूरत है, एक पिकअप की जरूरत है, एक उछाल उनको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगा, फिर वो इतना आगे निकल जाएंगे कि उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा अमीश जी, दलित राजनीति के लिहाज से। बिल्कुल। तो आज मोहम्मद जी आप करें, ये सवाल में सैयद काफी भी लेकर पड़ा लीजिए, लेकिन तकनीकी फिलहाल नहीं है। लेकिन एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि दलित पॉलिटिक्स का अगला लीडर कौन होगा, और उसका जवाब जो अब तक आप लोगों ने दिया है वो बहुत दिलचस्प है। 52% लोग मानते हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद होंगे, वहीं 48% लोग आकाश आनंद के साथ हैं। यानी कि अभी अगर आप इस पोल को देखेंगे तो लड़ाई बड़ी कांटे की है। क्या चुनाव में होगा 2024 में, कौन इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, ये कहीं ना कहीं तय करेगा। जो बात इस पूरी चर्चा से उभर कर सामने आए कि इंडिया गठबंधन में कौन किस कुर्सी में बैठेगा, यानी कि विपक्ष की वो जो महागठबंधन बन रहा है उसमें क्या चंद्रशेखर आजाद शामिल होंगे, नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं तय करेगा कि वो कितने बड़े लीडर होते हैं। और आकाश आनंद को किस तरीके से उनका काडर, उनका वोट बैंक सपोर्ट करता है, वो ये तय करेगा कि आकाश आनंद लीडर होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल आकाश के पास मायावती का साथ है, तो चंद्रशेखर आजाद के पास उनकी अपनी राजनीति, अपना संघर्ष और अपनी सहानुभूति है। ये आज की बात है। फिलहाल कुमार जी आपका शुक्रिया, आस मोहम्मद जी आपका शुक्रिया, अभीश जी आपका शुक्रिया, और अब सभी दर्शकों का शुक्रिया। हम कल फिर बातचीत करेंगे, और कल गुरुवार है तो आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल आप वीडियो में पूछिए, हम उनमें से कुछ चुनिंदा सवाल छांटेंगे और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कल फिर शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।